स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः मैं विशाल सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने सभी ऐसे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो कि जूनियर सुपर टेट की तैयारी में लग गए हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि कई भ्रामक चीजें फैली हुई हैं। कहते हैं साहब अंग्रेजी बहुत कठिन है, लिटरेचर बहुत कठिन है। मैं कहता हूं साहब अंग्रेजी साहित्य बहुत सरल है। एक क्राइटेरिया है इसको पढ़ने का, एक निश्चित आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा साहित्य है जिसमें एक निश्चितता है। कोई भी चीज इसमें रॉकेट साइंस की तरह नहीं है कि आई और इसमें आकर बैठ गई। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अंग्रेजी विषय से जूनियर सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं और मेरे वे स्टूडेंट जो कि अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, मैं उन सबसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपके ऐसे जितने भी साथी हैं जो कि जूनियर सुपर टेट अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हो तो उनको मेरा लिंक जरूर भेजिए, मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भेजें और उनसे कहें कि सिर्फ एक बार पढ़कर देखें। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको अंग्रेजी साहित्य प्रिय लगने लगेगा अगर आप मेरे वीडियोस को अंत तक देखेंगे। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूंगा कि भैया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टाइम कम है, बहुत ज्यादा पढ़ना है। नहीं पढ़ना। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में दो चीजें लिटरेचर में आपको विशेष रूप से पढ़नी है। और चूंकि मैं आप अभी डायरेक्ट संवाद जो है वो उन स्टूडेंट से कर रहा हूं जो कि जूनियर टेट क्वालिफाइड हैं और जो मेरे स्टूडेंट 30 नंबर का जूनियर सुपर टेट में अंग्रेजी से क्वालिफाइड हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाने की आवश्यकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आपको नहीं आते? क्या आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं आते? क्या आपको फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं आती? या क्या आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं आते? आते हैं साहब। और अगर जरूरत पड़ेगी तो 18 अप्रैल से पहले मैं आपको ये सभी चीजें भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? बस आपको इतना करना है कि मेरे वीडियोस को देखना है, जुड़ना है, अधिक लोगों तक पहुंचाना है और इसके लिए आपको कुछ भी खर्च भी नहीं करना है। ठीक है ना? और मैं आपको इसी हफ्ते में एक परफेक्ट टाइमिंग दे दूंगा जब मैं वीडियोस तो अपलोड करता ही रहूंगा, साथ में लाइव क्लास पर डे आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बता रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स के फोन आए कि सर एक प्लेलिस्ट डाल दीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक पर जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको बाकायदा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मैंने लिंक आपको बना दिया है। आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। और अब तक मैं आपको जूनियर सुपर टेट के मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं 0 से लेकर 64 एज मतलब मिडिल इंग्लिश पीरियड से 64 एज से स्टार्ट होकर फिर एलिजाबेथन पीरियड से होते 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 रोमांटिक एज तक हम लोग आ पहुंचे हैं। और रोमांटिक एज में अब तक मैं रोमांटिक एज से संबंधित 2 वीडियोस दे चुका हूं और आज रोमांटिक एज से संबंधित मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। सबसे पहले मैंने रोमांटिक एज के पार्ट 1 में बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रोमांटिक एज। रोमांटिक एज कब आया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उस पर क्या प्रभाव था। तो मैंने बताया कि 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब और एस टी कॉलेज साहब दोनों ने मिलकर को ऑथरशिप में एक बुक, इनकी बुक पब्लिश हुई, कलेक्शन ऑफ पोएम्स थे उनमें, जिनका नाम था लिरिकल बैलेड्स। और लिरिकल बैलेड्स 1798 में पब्लिश होती है और तभी से आपका एज जो है अंग्रेजी साहित्य में एक नया आरंभ होता है और नाम रखा जाता है रोमांटिक एज। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आखिरकार इसको रोमांटिक क्यों कहा जाता है। रोमांटिसिज्म क्या है? भैया नेचर से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, आम लोगों के जीवन से प्रेम, आम व्यक्तियों से प्रेम, ये है रोमांटिसिज्म। ठीक है ना? उसके बाद रोमांटिक एज के जो महत्वपूर्ण पोएट्स हैं उनको लेकर मैंने पार्ट 2 आपके लिए बनाया। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज, पी बी शेली और जॉन कीट्स।
और उसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं अगला वीडियो आपको जो लेकर आऊंगा रोमांटिक एज का पार्ट 3, उसमें मैं आपको रोमांटिक एज के प्रोज राइटिंग, रोमांटिक एज की नॉवेल राइटिंग और रोमांटिक एज की ड्रामा राइटिंग से आपका परिचय कराऊंगा। तो आज मैं वही वीडियो लेकर आया हूं रोमांटिक एज पार्ट 3। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोमांटिक प्रोज की। अब सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण पहली और आखिरी बात क्या है रोमांटिक प्रोज में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोमांटिक प्रोज जो है, रोमांटिक एज के जो राइटर हैं, उन्होंने जो प्रोज राइटिंग की उसमें विशेष ध्यान दिया सब्जेक्ट मैटर पर, सब्जेक्ट मैटर पर और साथ ही साथ इमोशनल अपील पर। इन दो चीजों पर विशेष ध्यान दिया। काय पे ध्यान दिया साहब? रोमांटिक एज के जो प्रोज राइटर, अभी मैं नाम बताऊंगा उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताऊंगा, वो अलग मैटर है। फिलहाल आप यहां समझिए कि रोमांटिक एज के जो भी प्रोज राइटर हैं, पहले मैं यहां सुन लीजिए, मैं प्रोज राइटर की से मतलब क्या है। ये सब प्रोज राइटर से मतलब है नॉन फिक्शनल राइटर। क्या? कौन से? नॉन फिक्शनल राइटर। तो इन्होंने काय पर विशेष ध्यान दिया कि साहब सब्जेक्ट मैटर अच्छा हो, विषय वस्तु अच्छी हो और विषय वस्तु ऐसी चुनी जो कि इमोशनल अपील करती हो, यानी कि भावनाओं को जागृत करने का कार्य करती हो। क्योंकि रोमांटिक का मतलब ही है साहब भावनाओं को टच करना, इमोशंस को टच करना। जिस पोइट्री, जिस राइटिंग में इमोशंस को जागृत ना कर पाया राइटर, तो वो रोमांटिक नहीं हो सकता। सीधा संबंध है साहब। तो इसलिए चाहे प्रोज हो चाहे पोइट्री हो, हर एंगल में, हर तरीके से सब्जेक्ट मैटर अच्छा रहा और इमोशनल अपील को भी जागृत करने का कार्य किया है रोमांटिक एज के राइटर्स ने, प्रोज राइटर्स ने। ठीक है साहब। दूसरी बात, अगर हम इनकी बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें रोमांटिक प्रोज के राइटर है, नाम है साहब चार्ल्स लैम्ब। नाम क्या है? चार्ल्स लैम्ब। इनको एक संज्ञा दी जाती है, आप लोग ध्यान रखिए, जनरल इंट्रोडक्शन आपकी जूनियर सुपर टेट में आएगा और क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन की सीरीज भी आपको दूंगा पूरा, ठीक है ना? क्योंकि बिना समझाए अगर क्वेश्चन देता हूं तो ना आपको मजा आएगा और मुझे भी अपने ऊपर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसी पढ़ाई का कोई लाभ नहीं जिसमें टीचर खुद संतुष्ट ना हो पाए। तो चार्ल्स लैम्ब, इनको कहा जाता है प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट। चार्ल्स लैम्ब को क्या कहा जाता है साहब? प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट। लाइन ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट? हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हु इज कॉल्ड प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट? आंसर आपको देना है क्या? चार्ल्स लैम्ब। इनको राजकुमार कहा जाता है साहब। जब अंग्रेजी एसेइस्ट की बात करते हैं तो इनको कहा जाता है प्रिंस, इनको चार्ल्स लैम्ब को। अब ये मशहूर क्यों है, किस कारण से है, वो मैं एक दो पॉइंट में आपको बताता हूं। चार्ल्स लैम्ब के बारे में मैं विस्तारित वीडियो नहीं दे रहा हूं, बस मैं बताता चलता हूं। इनका जो स्यूडोनेम है, पहली बात ध्यान रखिए, इलिया। किस नेम से राइटिंग करते थे साहब ये? इलिया नाम से। किस नाम से करते थे? इलिया नाम से। नाम क्या रखा है इन्होंने? इलिया। दूसरी बात, इनके जो अधिकतर एसेज हैं वो कैसे हैं? ऑटोबायोग्राफिकल। कैसे ऐसे लिखे इन्होंने? ऑटोबायोग्राफिकल। पहली बात, किस नाम से लिखते थे? इलिया नाम से। इनके एसेज जो हैं वो अधिकतर कैसे हैं? ऑटोबायोग्राफिकल, यानी कि आत्मकथनीय, अपने स्वयं के ऊपर, अपने स्वयं के एक्सपीरियंस के ऊपर। ड्रीम चिल्ड्रन आपने पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा, निश्चित पढ़ा होगा, ड्रीम चिल्ड्रन है, ठीक है ना? ऐसे कई इनके एसेज हैं जो कि चार्ल्स लैम्ब साहब ने द कॉर्नब्ला सैंड लिखा है, चिमनी स्वीपर लिखा है,
ठीक है ना। ए कंप्लेंट ऑफ बैचलर्स इनका ऐसे है। तो बड़े महत्वपूर्ण ऐसे लिखे हैं, लेकिन सब के सब कैसे हैं, ऑटोबायोग्राफिकल। तीसरी जो इनके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात है, मिंगल्ड पैथोस एंड ह्यूमर। क्या करते हैं साहब, ये मिश्रण करते हैं काय का, पैथोस और ह्यूमर का, यानी कि सुख और दुख का। कभी ऐसा लगता है कि राइटर बहुत सीरियस हो गया हो, कहीं रोने ना लगे, कहीं दुख ना बयां करे, तो अगले ही पल मुस्कुराने लगता है। तो मिंगल क्या होता है इनका, मिंगल पैथोस एंड ह्यूमर। तो ऐसे ही हैं चार्ल्स लैम्ब। फिर मैं इनके बारे में जब अलग से वीडियो दूंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक। तो पहले हो गए चार्ल्स लैम्ब साहब, इनके बारे में जो मैंने मुख्य बात बताई। और उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर आते हैं इसमें, जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होते हैं प्रोज राइटर में ही, मैं बिगाड़ दे रहा हूं, और इनका नाम है साहब विलियम हेजलेट। क्या नाम है, विलियम हेजलेट नाम है साहब इनका। क्या नाम है, विलियम हेजलेट नाम है। अब विलियम हेजलेट की बात करें तो साहब ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो बहुत अधिक इंडिपेंडेंट रहा, आजाद सोच का, आजाद ख्यालों का, ठीक, और बहुत अधिक फ्रैंक रहा। इसको जो अच्छा लगा विलियम हेजलेट को, उसने अपनी राइटिंग में वही लिखा। न समाज की चिंता की, न देश की चिंता की, न अन्य लोगों की सोच की चिंता थी। इस ऐसा राइटर था आपका विलियम हेजलेट साहब। और ये एक अपनी जो विवादास्पद राइटिंग है उसके लिए जाने जाते हैं कि जब इंग्लैंड जो था वह नेपोलियन के अगेंस्ट लड़ रहा था, जब इंग्लैंड जो था वह नेपोलियन के अगेंस्ट लड़ रहा था। विलियम हेजलेट साहब कहीं विदेश के नहीं है, कहीं बाहर के नहीं है, इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं, इंग्लैंड के ही रहने वाले थे, इंग्लैंड में ही जन्म लिया, इंग्लैंड में ही इनकी डेथ हुई। तो जब विलियम हेजलेट साहब ने ये देखा, मतलब ये टाइम वो था कि जब इंग्लैंड नेपोलियन के खिलाफ लड़ रहा था, तब हेजलेट साहब वो लेखक हुए जिनको इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने कहा कि नेपोलियन एक हीरो है। बड़ी आलोचना हुई साहब इनकी इस कारण से, लेकिन फिर भी राइटर तो राइटर, उनको जो अच्छा लगा वो लिखा। उन्होंने क्या लिख दिया कि साहब कौन है नेपोलियन, एक हीरो। इनकी जो प्रमुख जो राइटिंग है वो एसेस के, उनके नाम में एक दो के दे रहा हूं। एक तो है द राउंड टेबल, द राउंड टेबल इनके द्वारा लिखी गई है, कलेक्शन ऑफ प्रोज, नॉन फिक्शनल प्रोज है। उसके बाद है इनका द राउंड टेबल के बाद दूसरी जो आती है वो आती है टेबल टॉक। क्या आती है, टेबल टॉक। तो ये कुछ इनके कलेक्शंस हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना साहब। तो ये महत्वपूर्ण है आपके रोमांटिक प्रोज के राइटर्स। जब हम बात करते हैं रोमांटिक एज में नॉवेल राइटिंग की, अभी मैंने आपको प्रोज राइटिंग समझाया, अब रोमांटिक एज में नॉवेल राइटिंग की, तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोमांटिक एज एक ऐसा एज रहा है जिसमें कि नॉवेलिस्ट जो है रोमांटिक एज में वो सिर्फ महिलाएं रही। जो मोस्ट डोमिनेटिंग जो दो राइटर रही, नॉवेलिस्ट रही, वो दोनों महिलाएं थी साहब। कोई पुरुष नॉवेलिस्ट के रूप में सामने नहीं आया जिसने कि अपनी पहचान दिलाने का कार्य किया हो। और पहला नाम मैं लेता हूं यहां जैन ऑस्टन साहिबा का। क्या नाम है साहब, जैन ऑस्टन। सबने नाम सुना है साहब, बड़ी अच्छी लेखक थी। ऐसा लगता था जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा अध्ययन कर रखा हो इन्होंने। इनके नॉवेल को देखा जाए तो बहुत लिमिटेड स्कोप, बहुत लिमिटेड रेंज में इन्होंने अपने सभी नॉवेल्स लिखे हैं। ज्यादा नहीं लिखे, 6 नॉवेल लिखे हैं,
लेकिन सभी के सभी बहुत लिमिटेड रेंज में लिखे हैं। आलोचक जो है, इन्होंने, कई आलोचकों ने इनकी बड़ी आलोचना भी की है साहब। इनको 2 इंचेस ऑफ एवरी कहा, जैन ऑस्टन साहिबा को। इनको किचन नॉवलिस्ट कहा है। इनके लिए थोड़ा सा मटेरियल जो था वो राइटिंग के लिए पर्याप्त था। 2-3 परिवार आसपास के, गांव के और आसपास के, वो इनके लिए पर्याप्त थे। उसमें ये अपनी नॉवेल बना लेती थी। थीम क्या होती थी साहब? थीम होती थी मैरिज एंड मैरिज प्रॉब्लम्स, यानी कि विवाह और वैवाहिक समस्याएं। 6 नॉवेल जैन ऑस्टन साहिबा ने लिखे हैं और सभी के सभी नॉवेल जो हैं वो इनके इसी पर आधारित हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो 5 नॉवेल जो हैं वो इनके पूर्ण हैं और छठा नॉवेल जो था वो इनका पूर्ण नहीं है, तो हम इनको 5 नॉवेल के कारण भी जान सकते हैं। तो और दूसरी बात ये रही कि ये एक ऐसी नॉवेलिस्ट थी जिन्होंने ये कहा कि साहब जब तक जिंदा हूं तब तक मेरे नॉवेल को पब्लिश मत करना। इनके सभी नॉवेल इनके मरने के बाद पब्लिश हुए हैं। लेकिन मैं आपको यहां ये बता देना चाहता हूं, कैरेक्टराइजेशन का जहां तक सवाल है, जैन ऑस्टन साहिबा की कंपैरिजन जो है वह विलियम शेक्सपियर से की जाती है। कहां से, किससे की जाती है? विलियम शेक्सपियर साहब से की जाती है। इनका प्रति जो कैरेक्टर होता है ना, इतना डियर होता है, इतना प्यारा होता है कि लोग एक बार इनके नॉवेल्स को पढ़ लेते हैं तो इनको कैरेक्टर्स को कभी नहीं भूलते। कौन भूल सकता है एलिजाबेथ को? ठीक, कौन भूल सकता है डार्सी को? कौन भूल सकता है मिस्टर बिकम को? ठीक है ना? तो बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ये देती हैं। तो पहली आपकी कौन हुई? जैन ऑस्टन साहिबा। और इनके कुछ मैं नाम लिख दे रहा हूं नॉवेल के, शायद आपको ध्यान आ जाए। पहला है आपका सेंस एंड सेंसिबिलिटी, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। दूसरा मैं लिख दे रहा हूं एमा। तीसरा लिख दे रहा हूं प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये इनके कुछ प्रमुख नॉवेल हैं। तो ऐसी लेखिका थी जैन ऑस्टन साहिबा, जिनके बारे में अभी मैंने बताया। अच्छा, दूसरी नॉवेलिस्ट जो आती हैं इसमें, उनका नाम है आपका मैरी शेली। क्या नाम है? मैरी शेली। अच्छा, यहां इनकी मैं थोड़ा सा लाइफ स्पान और बता दूं। इनका जन्म जो था वो 1775 में हुआ। 1775 में इनका बर्थ होता है और 1817 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना? 1775 में जन्म, 1817 में डेथ। अब आती है हमारी दूसरे नंबर पर मैरी शेली। अब नाम जुड़ गया है शेली तो आप समझदार हैं। पीवी शेली की वाइफ, वाइफ ऑफ पीवी शेली। ठीक, जन्म कब है? 1797। मृत्यु कब है? 1851। 1797 में इनका बर्थ होता है और इनकी डेथ जो है वो 1851 में होती है। और इनकी पहचान जो है मुख्य रूप से वह एक नॉवेल के कारण होती है जिसका नाम है फ्रैंकेस्टाइन। क्या नाम है साहब? फ्रैंकेस्टाइन। फ्रैंकेस्टाइन नॉवेल लिखा इन्होंने, इस कारण से इनकी पहचान बनी। इस फ्रैंकेस्टाइन नॉवेल का पब्लिकेशन जो है साहब वो होता है 1817 में। कब हुआ? 1817। इस नॉवेल में एक ऐसे यंग साइंटिस्ट की कहानी बताई गई है फ्रैंकेस्टाइन में, मैरी शेली के द्वारा लिखा गया। हालांकि इन्होंने 2 नॉवेल और भी लिखे हैं। एक का नाम है बेलपेरगा और दूसरे का नाम है द लास्ट मैन। लेकिन सबसे ज्यादा पहचान इनको मिली तो फ्रैंकेस्टाइन के कारण मिली। तो फ्रैंकेस्टाइन एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जो कि यंग है, युवा है और वह क्रिएटर बनना चाहता है, निर्माणकर्ता बनना चाहता है, अपने आप को ईश्वर सिद्ध करना चाहता है। क्योंकि हम सब जानते हैं
कि संसार में निर्माण करता कौन है, वह परम पिता परमेश्वर, उसके सिवा कोई और निर्माण करता नहीं है। लेकिन फ्रैंकेस्टाइन में एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी दिखाई है जो कि अपने आप को निर्माण करता, क्रिएटर बनाना चाहता है। तो ऐसी नॉवेलिस्ट है हमारी मैरी शेली। अब जब हम रोमांटिक प्रोज की बात कर लिए आज के वीडियो में, रोमांटिक नॉवेल्स की बात कर लिए हम इस वीडियो में, तो अब बचता है रोमांटिक ड्रामा। अगर मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने कहा कि रोमांटिक जो नॉवेल हैं उनमें सिर्फ 2 महिला लेखिका थी, इसके सिवाय किसी ने कोई बड़ा योगदान रोमांटिक एज में नॉवेल राइटिंग में नहीं दिया। और दोनों के बारे में मैंने बताया, जैन ऑस्टन और दूसरी मैरी शेली यानी कि पीबी शेली की वाइफ। जब हम लोग रोमांटिक ड्रामा पर आते हैं तो रोमांटिक ड्रामा की भी स्थिति रोमांटिक नॉवेल से अधिक अच्छी नहीं है। रोमांटिक ड्रामास की यदि बात करें तो रोमांटिक ड्रामास भी गिने चुने ड्रामेटिस्ट हैं साहब रोमांटिक एज में, और संख्या फिर से 2, और 2 में एक तो कॉमन है, जो हमारी रोमांटिक एज की नॉवेलिस्ट हैं वही रोमांटिक एज की ड्रामेटिस्ट भी हैं। तो आपका मन में जिज्ञासा उठी होगी कि सर कौन, तो मैं आपको यहां बता देता हूं, नाम है मैरी शेली। क्या नाम है साहब? मैरी शेली। रोमांटिक एज की ये महत्वपूर्ण नॉवेलिस्ट भी है, और मैरी शेली रोमांटिक एज की महत्वपूर्ण ड्रामेटिस्ट भी है सॉरी, नॉवेलिस्ट भी है और साथ ही साथ ड्रामेटिस्ट भी है। जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इनके बारे में, लाइफ के बारे में बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे बताता रहूंगा। तो इनके 3 प्रमुख नॉवेल हैं, सॉरी ड्रामा हैं, जिनके कारण इनको जाना जाता है। पहला है प्रोसरपाइन। क्या नाम है भाई ड्रामा का? प्रोसरपाइन। कब लिखा साहब? 1820 में। कब लिखा? 1820 में। उसके बाद दूसरा लिखा द सेंसी। क्या लिखा साहब? दूसरा लिखा द सेंसी, सॉरी आई नहीं बनेगा, और सेंसी जो है वो इनका ड्रामा जो है वो आया 1890 में, 1819 में। पहले ही सेंसी आया, उसके बाद प्रोसरपाइन आया, और फिर 1820 में ही तीसरा आया मिडास, और ये 1820 में आया। तो सेंसी 1819 में सबसे पहले, और 1820 में प्रोसरपाइन और मिडास। और मैं यहां आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि मैरी शेली के साथ साथ यहां पीबी शेली भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी कि अकेले ये प्ले सिर्फ मैरी शेली ने नहीं लिखे हैं, मतलब शेली साहब की वाइफ ने, बल्कि इन प्लेस को लिखने का काम मैरी शेली और पीबी शेली दोनों ने एक साथ किया है। ठीक है ना साहब? तो दोनों ने मिलकर ये 3 प्लेस लिखे हैं जो कि रोमांटिक एज के सबसे महत्वपूर्ण प्लेस कहे जाते हैं। अब इसी क्रम में जब हम आगे आते हैं तो दूसरे राइटर जो आते हैं आपके, दूसरे ड्रामेटिस्ट, उनका नाम है लॉर्ड बायरन। क्या नाम है साहब? लॉर्ड बायरन। ये आपके दूसरे ड्रामेटिस्ट हैं इस एज के। पहली बात तो मैं यहां ये बता दूं कि लॉर्ड बायरन साहब रोमांटिक एज के एक प्रसिद्ध कवि थे, लेकिन कवि होने के साथ साथ इनका इंटरेस्ट ड्रामा राइटिंग में भी था। इन्होंने ढेर सारे ड्रामास लिखे, लेकिन आयरनी कहेंगे आप, इनका दुर्भाग्य कहेंगे कि बायरन साहब जब तक जीवित रहे तब तक एज ए ड्रामेटिस्ट इनकी कभी कोई पहचान नहीं बन पाई। इनकी डेथ के बाद जब लोगों ने इनके ड्रामास को पढ़ा, देखा, स्टेज पर उनका मंचन देखा, तब समझ में आया कि नहीं साहब, बायरन साहब एक बड़े ड्रामेटिस्ट थे, लेकिन इनकी डेथ के बाद। ठीक है ना? अब अगर बात करें, अगर क्रिटिक्स को लेकर बात करें तो क्रिटिक्स इनकी सबलाइम पोइटिक क्वालिटीज, यानी कि उत्कृष्ट पोइटिक क्वालिटीज इनके ड्रामास में जो मिलती है, उसके कारण आलोचक इनको प्रशंसा करते हैं। यानी कि इन्होंने अपने ड्रामास के माध्यम से क्या दिया? सबलाइम पोइटिक क्वालिटीज। सॉरी गलत स्पेलिंग हो गई है। क्या दिया? सबलाइम पोइटिक
क्वालिटीज इन्होंने अपने ड्रामास के माध्यम से दी हैं। और इनके जो प्रमुख प्लेस के नाम हैं, उनके नाम हैं जैसे कि आपका मैनफ्रेड, प्लेस के नाम है, मैं प्लेस के नाम लिख रहा हूं, मैनफ्रेड। अब मैनफ्रेड प्ले इनका कब आया साहब, कब लिखा, 1816 और 17 में। कब लिखा, 1816 1817 में। उसके बाद दूसरा लिखा उन्होंने कहा केन, CAIN, केन। अब केन कब लिखा, 1821 में, 1821 में एटसेट्रा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लॉर्ड बायरन साहब के प्लेस हैं। तो इस प्रकार से मैं जितना मैक्सिमम आपको सीमित समय में समझा सकता था रोमांटिक एज के प्रोज राइटर और प्रोज राइटिंग के बारे में, रोमांटिक एज के नॉवेल और नॉवेलिस्ट के बारे में, और रोमांटिक एज के ड्रामास और ड्रामेटिस्ट के बारे में, उसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं फिर से कहता हूं मेरे जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स, बस मेरे वीडियोस को आप लास्ट तक देखें। मैक्सिमम मैं तैयारी आपको इस चैनल पर कराऊंगा। एक बार पुनः थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक, कमेंट और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू गिव एवरी रिप्लाई ऑफ योर क्वेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। सब बात है। राम राम।